ऐसे कोई आंकड़े मेरे पास नहीं है जो ये प्रूफ करे कि सारा अपराध मलिन बस्तियों से संबंधित है। ये मेरे नहीं, देखिए ये गलत, मेरे ख्याल से आप गलत आरोप लगा रहे हैं। ये तथ्यों पे आधारित हो गई बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही अगर विषय है, अगर अकेला आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात। नहीं सर, ऐसा क्यों? आपका परिचय? अच्छा ठीक है सर, चिंता करिए, धन्यवाद। इस पे हम संज्ञान लेंगे। मेरा कहना ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो बेल्ट है उत्तराखंड, अधिकतर लोग क्राइम करके चले आते हैं। आपकी पुलिस सजग है, कार्य कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि जो रेलवे प्रशासन है कैमरे नहीं लगे हुए हैं। कुछ जगह ऐसी है, एकांत है, जहाँ से लोग निकलते हैं और रात रात महिलाएं आके उनके साथ घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि नशे वाले लोग हैं, वो नशा करते हैं उस बेल्ट में, अंधेरे वाला बेल्ट रहता है, तो उसके लिए सब क्या व्यवस्था हो? देखिए आज ही मतलब जैसे आज इन्होंने लगभग 150 के करीब जो प्राइवेट सीसीटीवी थे उनके आईपी एड्रेस लेके हमने उनको अपने कंट्रोल रूम से जोड़ लिया है। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास ये है कि सरकारी क्षेत्र में जो लगे हुए सीसीटीवी हैं और निजी क्षेत्र में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनका पुलिस कंट्रोल रूम में कोऑर्डिनेशन बनाकर और ये पूरा एक सीसीटीवी का नेटवर्क और सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि सीसीटीवी का अभी हर जगह पुलिस की टिकट लगाना या पुलिस की गश्त भेजना हर समय संभव नहीं है। शक्ति का हमेशा थोड़ा सा अभाव रहता है। तो सीसीटीवी मेरी समझ से एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके सही इस्तेमाल से हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करें। आप लोग रेलवे से बात कर सकते हैं, रेलवे ने रेलवे मैं क्या कह रहा हूँ ना, हम सरकारी संस्थानों से तो नहीं रहे सीसीटीवी। जो निजी लोगों ने भी जगह जगह अपने अपने परिसरों में निगरानी के लिए सीसीटीवी लगा रखे, उनकी भी फीड हम अपने कंट्रोल रूम से जोड़ रहे हैं ताकि आपको और बेहतर पुलिस सेवा दे सकें। और 2011 का जब आपका दंगों के बाद एसएसपी कम डीआईजी आपका और मैंने उससे भी देखा था कि ट्रैफिक के प्रति आपकी काफ़ी अच्छी सोच रही थी। आप कहते थे कि ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए, भले चलते चलते। तो एक तो मेरा प्रश्न ट्रैफिक का रहेगा कि किस तरीके से आप इसको डील करने के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक्सीडेंट को लेकर। सेकेंड मेरा प्रश्न ये है कि एनकाउंटर का एक नया नॉर्म है उत्तराखंड में, क्योंकि 2009 के बाद एक यंग आईपीएस है, सबसे कम और आपकी कार्यशैली मैंने पहले भी देखी है। तो क्या एक संदेश अपराधियों को जा रहा है एनकाउंटर्स के बहाने कि उत्तराखंड में अपराध करना इतना आसान नहीं होगा? स्पीकर बज रहा नवंबर 2023 में आपने कार्यभार संभाला, उसके बाद से 4 एनकाउंटर हो चुके हैं, इसमें 2 मारे गए और 2 अभी रिसेंटली इसी उधम सिंह नगर में घायल। तो हालांकि एज अ पर्सन, एज अ पब्लिक, आई ब्रॉट दिस जेस्चर ऑफ पुलिस कि हाँ अपराधियों को सख्त संदेश जाना चाहिए। मैं एक इंसिडेंट बीच में बताऊंगा कि मैंने एक स्टोरी लिखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, लिखी कभी भेजी थी गेस्ट पर, जिसमें उधम सिंह नगर में 245 हत्याएं हुई थी 3 बच्चे। तो माई सीनियर एडिटर फ्रॉम डेली कॉर्ड में उन्होंने ये कहा कि आकाश ये कोई स्टोरी नहीं है, पुलिस हत्या रोक नहीं सकती, अगर इसमें से हत्याओं का खुलासा नहीं हुआ तो वो स्टोरी। तो आई अंडरस्टैंड कि पुलिस का एक काम करने का, हत्या पुलिस नहीं रोक सकती, हत्या पुलिस वर्कआउट अगर नहीं कर पाती तो पुलिस की एक्शन उठाती। तो यहाँ 2 प्रश्न है, पहला प्रश्न ट्रैफिक वाला, दूसरा ये क्या एनकाउंटर के जरिए आप ये संदेश अपराधियों को देना जा रहे हैं कि उत्तराखंड में अपराध करना और उससे बचकर भागना संभव नहीं? इसको बंद ही कर दो, बंद कर दो, आवाज का रिजल्ट है, इसे बंद कर दो। स्पीकर बज रहा है, किसका? वो आपके लिए लगाया गया, बंद कर दो, आवाज का रिजल्ट बंद कर। ठीक है, मैं आप 2 चीजें, आपने ट्रैफिक की बात कही, ट्रैफिक पे मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि तो ये अभी जैसे मुझे अल्मोड़ा नैनीताल के दौरान भी पता चला कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ट्रैफिक के नियमों को पुलिस एनफोर्समेंट कर रही है। तो एक तो हमारी कोशिश ये रहेगी अब जाके हमारे लोग ट्रैफिक हैं, उनकी टीम है, ट्रैफिक को देखने के लिए लगाई गई है। तो एक तो पूरे प्रदेश में एक जैसे सिस्टम से ट्रैफिक के नियमों का एनफोर्समेंट। ठीक है, जगह जगह भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा भिन्नता हो सकती है कि कहीं पे मतलब जैसे यहाँ जहाँ 4 लेन हाईवेज हैं, मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ ओवर स्पीडिंग या इस तरीके की समस्या ज़्यादा है। पहाड़ों में ड्रिंक ड्राइविंग की समस्या ज़्यादा है, या जो कुछ ऐसे जोखिम भरे स्थान है जहाँ से गाड़ियाँ गिर जाती हैं खाई में अनियंत्रित होकर, तो थोड़ा भौगोलिक। लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगी कि सभी जगह समान रूप से हेलमेट अब हम अनिवार्य करें, क्योंकि देखिए हमने ये पाया है अधिकांश जिन एक्सीडेंट्स में 2 व्हीलर वाले इन्वॉल्व होते हैं, तो जहाँ पे हेलमेट नहीं पहना जाता उसमें कैजुअलिटी रेट लगभग 4 से 5 गुना है, चाहे वो पिलियन राइडर
तो अब जैसे हल्द्वानी में डबल हेलमेट में चालान हो रहा था, नहीं पहनने पे चालान हो रहा था पिलियन राइडर का, और जगह ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो अब इसमें हम जाके इसमें एक रूपता लाएंगे। तो ये बल्कि हल्द्वानी वाले थोड़ा सा इस बारे में शिकायत कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आपकी शिकायत मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन यही शिकायत हमारी कोशिश रहेगी कि रुद्रपुर और देहरादून की जनता को भी हो कि हमारा भी साहब डबल हेलमेट में चला पाएगा। ठीक है, तो एक तो ट्रैफिक पे हम मतलब ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी इसलिए भी है। मैं छोटे 2-3 छोटे आंकड़े आप लोगों को देना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में साल में जितने लोग मर्डर से मरते हैं उसके लगभग 8 गुना लोग जो है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मरते हैं। हमारा जिला नंबर 1 है सर। वही पता अलग कुछ साल आपके जिले और हरिद्वार में ही कंपटीशन रहता है कि मतलब कहाँ पे ज्यादा डेथ्स होती है ट्रैफिक के कारण। और ये 4 लेन हाईवे जब से बने हैं तो इसकी वजह से ये समस्या और बढ़ गई। अच्छा, इसमें भी हमने थोड़ा सा अभी हम उसकी डिटेल स्टडी कर रहे हैं, थोड़े दिनों में उसमें हम लोग कार्य योजना लागू भी करेंगे। 4 लेन में समस्या क्या आ रही है, एक तो जगह जगह कट बन रहे हैं। अच्छा, उन कटों पे बिना प्रॉपर्ली देखे लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। कई जगह क्या है, लोग थोड़ा सा 1-2-3 किलोमीटर का चक्कर बचाने के लिए रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं। तो ये 2 बहुत बड़े कारण हैं हाईवे पे एक्सीडेंट्स के। तो इनमें भी हम तो हम जगह जगह जहाँ पे कट्स हैं वहाँ भी मणिका चिन्हित करके सीसीटीवी आप लगवाइएगा। यही चीज़ हम हरिद्वार और देहरादून में करवा रहे हैं। 4 लेन हाईवे पे सब जगह सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए, और जितने ये रॉन्ग साइड वाले हैं इनका ई चालान करिए। ठीक है, मौके पे सबके साथ रोक के देखिए, आगे जाते हैं वो फिर वो समस्या पैदा होती है और लोग हल्ला मचाते हैं। हाँ, तो वो ओवर स्पीडिंग का भी, और ओवर स्पीडिंग से ज्यादा रॉन्ग साइड और जो अंधाधुंध तरीके से या बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से कट्स का इस्तेमाल करते हैं हाईवे को क्रॉस करने के लिए, तो इस पे हम लोग कार्रवाई करें। ये तो हो गई ट्रैफिक की बात। दूसरा आपने जो कहा था एनकाउंटर्स को लेकर, देखिए मेरा मानना ये है कि बाय एंड लार्ज हमारा प्रदेश बहुत पीसफुल प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के मुकाबले इवन मैं कहूँगा जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, अगर आप उनको हमारे पड़ोस के जो यूपी के ज़िले हैं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और ये सारे जितने ज़िले हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब उधम सिंह नगर और हरिद्वार के मुकाबले कहीं ज़्यादा मतलब यहाँ मतलब क्राइम के लिहाज से बहुत ज़्यादा हमसे कहीं ज़्यादा संवेदनशील है। तो निश्चित रूप से जब यहाँ की खुशहाली बढ़ी है, यहाँ जिस तरह से आप देखिए इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म आया है, तीर्थाटन बढ़ा है ना, एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ कितने संस्थान आ गए हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ ज़मीनों के रेट, आप कोई ज़मीन अगर हमारी तरफ है उसका क्या रेट है, कोई ज़मीन खेती की ज़मीन अगर उधर रामपुर या बरेली में है उसका क्या रेट, ये सब जगजाहिर चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से ये हमें इसके लिए तैयार है कि बाहर के अपराधियों के लिए उत्तराखंड एक आकर्षक टारगेट है। हमारा प्रयास ये है कि ठीक है, भले ही आकर्षक हो सकता है पैसे के मामले में, लेकिन इसको सॉफ्ट टारगेट बना सकते हैं। तो ये किसी के मन में गलतफहमी नहीं होगी। ठीक है, ये अमीर प्रदेश है, यहाँ के लोग संभ्रांत हैं, भले हैं, शांतिप्रिय हैं, लेकिन कमजोर नहीं, और ना यहाँ की पुलिस इतनी कमजोर है कि हम बाहर से आने वाले अपराधियों को बिल्कुल फ्री हैंड देके करते रहेंगे और फिर हाथ पे हाथ, अरे साहब हम क्या कर सकते हैं, वो तो बाहर से आए थे, भाग गए, और साहब हम चलो ढूंढते हैं। ये ढीला ढाला रवैया मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इसमें हमें भाई, अगर आपके यहाँ पहले तो एक तो हम अपना क्रिमिनल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सिर्फ एनकाउंटर ही हमारी पॉलिसी का मेन मकसद नहीं है, हम क्रिमिनल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यूपी एसटीएफ या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पंजाब की एसटीएफ, हरियाणा की एसटीएफ, इन सबसे अब हम बड़े एक नियमित रूप से संवाद कर रहे हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। मैं आपसे बता सकता हूँ पड़ोस के राज्यों की जेलों पर भी हम लगातार अब निगरानी रख रहे हैं। अपने यहाँ भी जेलों पर निगरानी रख रहे हैं और बाहर की जेलों पर भी निगरानी रख रहे हैं, ताकि वहाँ से जब भी कोई लूट डकैती के खासतौर से ऐसे क्रिमिनल छूटे तो तुरंत वो हमारे रडार पे रहें और हम उनकी गतिविधियाँ मॉनिटर करके कोशिश ये करें। हमारी देखिए काबिलियत इसमें है कि क्राइम को प्रिवेंट करने में हम कुछ हद तक सफल हैं, लेकिन ये आप भी सहमत होंगे कि अब जैसे ये बड़े इंटरस्टेट वाले गैंग हैं, जैसे हरिद्वार में जो गैंग था, कराटे गैंग का उसका नाम था, तो उन्होंने कई प्रदेशों में, सिर्फ हमारे ही प्रदेशों में नहीं, उत्तर प्रदेश छोड़ के उन्होंने करीब 5-7 और प्रदेशों में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया।
तो उसमें हरियाणा में किया, हिमाचल में किया, उधर शायद राजस्थान में भी घटना थी। तो जब हमसे कहीं बड़ी पुलिस फोर्सेज और बड़े प्रदेशों में इस तरह से घटनाएं कम हो रही है, तो ये हम उसे 100% रोक पाने में सफल होंगे, ये मतलब मेरा ये कहना कि ये झूठा आश्वासन होगा, मेरी ये ऐसी आदत नहीं हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि प्रिवेंशन पे भी काम हो, लेकिन अगर फिर भी अगर कहीं पे कोई जघन्य अपराध हो जाता है तो फिर इस बारे में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उनका भी बड़ा स्पष्ट निर्देश है धामी जी का कि भाई ऐसे अपराध के लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री जी का ऐसा स्पष्ट निर्देश है, जनता की आप समझता हूँ जनता की भी यहाँ पे मांग है कि भाई हमारे प्रदेश को सॉफ्ट प्रदेश है, हम लोगों को जो हमारे अच्छे व्यवसायी हैं उनको सॉफ्ट टारगेट ना समझा जाए या उनको इतनी आसानी से बाहर के गैंग्स का शिकार ना बन। तो फिर आई थिंक ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि थोड़ा बड़े केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल हर छोटे बड़े केस में पुलिस गोली चलाए और उसमें फिर आप जानते हैं 10 तरीके की गलत सलत चीजें भी होने लगती हैं। फिर पुलिस कई बार निर्दोषों पे गोली चला देती है। कई बार ये आया है कि कुछ केसेस में कि पुलिस ने किसी और मोटिव से किसी बदमाश का या किसी तथाकथित बदमाश का एनकाउंटर किया। तो ये सब कुरीतियां मैं उत्तराखंड में नहीं चाहता हमारी पुलिस में। हमारा हाँ देखिए, जो साल में 4-5 बड़े अपराध होंगे अगर इस तरीके के, पहले तो हमारी कोशिश रहेगी कि ना हो, और अगर होते हैं तो फिर हम ऐसे अपराधियों के पीछे मतलब काल बन के उन पर टूट पड़ेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। हाँ सर, पैर में लगी गोली भी उतना इफेक्ट देती है कि सीने में पेट में? अब वो तो देखिए उसके मतलब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो फिर मतलब उस तरीके के फास्ट मूविंग क्राइम करने में तो कहीं ना कहीं वो डिटेरेंट होता है। सर नमस्कार। दो क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन ये है सर कि एक तो सोशल मीडिया बहुत तेजी से मिल रही है इस समय। कई बार क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया में जो खबरें प्रकाशित होती है या जो भी खबरों का प्रसार होता है उसको लेकर एकदम से एक्शन होता है बिना किसी जांच के, और उसमें फोर्स ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी जांच न होने की वजह से, तत्काल एक्शन की वजह से फोर्स के जो लोग हैं उनका मनोबल गिरता है। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि ऐसे मामलों को लेकर पुलिस अधिकारी को किस तरीके से संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी जो है पुलिस को तमाम, जबकि CRS वगैरह तमाम फंड मिल रहे हैं, लेकिन ये बैरिक्स या फिर पुलिस की जो आवासीय सुविधा है या पुलिस को लेकर, कर्मी को लेकर जो सुविधा है, उनका उस तरीके से विकसित विकास नहीं हो पा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि चालान के मत में आने वाली जो राशि होती है, इस तरीके की जो राशियाँ होती है, उसको किस तरीके से पुलिस मॉडर्नाइजेशन या इस तरीके के कार्यों में यूज कर सकते हैं। दो क्वेश्चन। देखिए, इसमें जो आपका पहला प्रश्न था रिगार्डिंग सोशल मीडिया के लेकर, ये बात सही है। मैंने अभी अपने जनसंवाद में भी कहा कि सोशल मीडिया की देखिए युवाओं पे जो असर पड़ रहा है सोशल मीडिया का, वो सब जन जाएंगे। और निश्चित रूप से हमारे विभाग की कार्यप्रणाली पे सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार बहुत वन साइडेड नैरेटिव चलता है और गलत सलत प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। अब इसमें हम 100% तो मैं नहीं कह सकता कि हम लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है। एक तो सोशल मीडिया हमने पॉलिसी भी बनाई है अपने विभाग के लिए। एक तो मेरा इसमें कई सारे सोशल मीडिया के कई सारे पहलू। एक तो जो हमारे विभाग के कर्मचारियों का ही सोशल मीडिया पे जाके एक तरह से अनुशासनहीनता दिखाना या मतलब उसका मैं कहूँगा कि दुरुपयोग करना, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने पहले भी इसमें कार्रवाई भी की है जिन हमारे अधिकारियों कर्मचारियों ने। अगर आप वर्दी में सोशल मीडिया का प्रयोग आप सिर्फ तभी करेंगे जब आप सरकारी काम के लिए, सरकारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आप इसका प्रयोग करें। अपना निजी, अपना महिमा मंडन के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग ना किया जाए। मैं पूरे पहलू बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि कई प्रकरणों में जहाँ पर सोशल मीडिया पे सबसे पहले कोई एक नैरेटिव बना देता है जो कई बार पुलिस के खिलाफ होता है और वो कई बार वन साइडेड होता है, उसमें जो तथ्य होते हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, अपूर्ण होते हैं और उसकी वजह से एकदम से माहौल बनता है कि भाई इसमें पुलिस कार्रवाई करे। तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं। हमारी कोशिश यही रहती है कि सोशल मीडिया पे तुरंत हम एक जिसे कहते हैं ना नीजर्क रिस्पॉन्स वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, थोड़ा देख के समझ के। लेकिन और साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास है कि सभी जनपदों में PR सेल एक्टिव है, मुख्यालय स्तर पे भी हमारा PR सेल है। तो इसमें भी हम मतलब कोई वर्जन अगर आता है तो उसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि पुलिस जनपद पुलिस के स्तर से या रेंज से या पुलिस मुख्यालय के स्तर से उसका आधिकारिक वर्जन भी सोशल मीडिया पे आ जाए। अब उसके बाद ये आप लोगों के ऊपर है, जनता के ऊपर है
और मीडिया के ऊपर है, और ये हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है कि किसका वर्जन को ज्यादा मतलब अहमियत दी जाती है, किसको ज्यादा मतलब शेयर लाइक कमेंट, मतलब वो तो देखिए हमारे हाथ में नहीं है। अब लेकिन ये आपका बिल्कुल पॉइंट सही है कि इस पे हम लोग और ध्यान देने की जरूरत है। और बिल्कुल ये मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे छपे हुए गलत खबर की वजह से किसी कर्मी के खिलाफ कोई जल्दबाजी में अनुचित कार्रवाई होती है तो उसको हम बिल्कुल उस पर हम अंकुश लगाएंगे, उसकी रोकथाम करेंगे। और अगर ऐसे कोई प्रकरण है जिसमें कि कर्मचारी को अनुचित उसके साथ विभाग के वरिष्ठ लोगों ने व्यवहार किया हो तो उसको हम ठीक भी करें, ऐसा नहीं। दूसरी चीज़ आपकी आई पुलिस कर्मियों के लिए सुविधाओं की बात, तो इसमें मैं अगेन कहना चाहूँगा कि छोटा सा आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। पिछले 5-7 सालों में पुलिस में जो हमारा टोटल कैपिटल बजट था वो लगभग हमें 50-60 करोड़ ऐसे ही मिलता था, बहुत कम। इसमें भवन का भी था, गाड़ियों का भी था। अब मतलब नवंबर 2023 में जब मैं बना तो सबसे पहले जब मैंने पहले 1-2 महीने मैंने अपना अध्ययन करने में लगाया कि कहाँ क्या दिक्कत है, मैन पावर की क्या इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या इश्यूज है। और उसके बाद इस साल पिछले साल के बजट में भी हमें 40-50 करोड़ रुपए लास्ट में सरकार ने एक्स्ट्रा दिया था, जो हमने भवनों के निर्माण में लगाया है। तो मतलब लास्ट ईयर ही वो करीब 100 से ऊपर पहुंच गया था, और इस साल लगभग हमें 200 करोड़ रुपए धामी जी की सरकार, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री, उन्होंने विशेष इंटरेस्ट लेके इस चीज़ में कि भाई नहीं, मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ तो मैं पता है कि पुलिस के जवान किन परिस्थितियों में रहते हैं, तो उन्होंने इस पे विशेष रुचि दर्शाई और उनके प्रयासों से अभी 65 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिले हैं। 100 करोड़ हमें और हाउसिंग के लिए मिल रहे हैं, और 25 करोड़ हमें अभी स्वीकृत हुए हैं सिर्फ गाड़ियों के। तो ये अब मतलब एकदम से तो ये, क्योंकि ये इस साल के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आवासों की बहुत ज़्यादा कमी आप जानती हैं, तो वो हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। एक और हम लोग नई पहल करने जा रहे हैं कि जो हमारे जवान पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जैसे सीमांत जनपदों में काम कर रहे हैं, उनको हम प्रायोरिटी में यहाँ रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, देहरादून में, हरिद्वार में मकान देंगे। वो अपने बच्चों को यहाँ रखें, उनकी पढ़ाई, उनकी चिकित्सा बढ़िया से यहाँ देखें, और वहाँ बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में 3 साल, 2 साल, 3 साल जो भी एक टेन्योर है काट के आए, तो परिवार की देखभाल हम उनको ऑफर करेंगे। तो इस तरीके की हम मतलब जो सरकारी आवास बनेंगे सर, उनमें प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, हम सब उसको सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये ऑलरेडी फौज में और पैरामिलिट्रीज में इस प्रकार की कॉन्सेप्ट लागू है। इसी कॉन्सेप्ट को चूंकि मैंने कश्मीर में काम किया, BSF में, ITBP में था, लद्दाख में काम किया, तो उसी अनुभव के आधार पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी उस तरीके की सुख सुविधा, क्योंकि भाई उन जनपदों में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो एक तरह से बॉर्डर पे ही लगे हुए हैं, मतलब उनकी वर्किंग कंडीशन किसी तरह से उनसे कम टफ नहीं है, तो हम उस पर भी काम करते हैं। जेल में जो है बोझ बहुत बढ़ गया है ये अपराधियों का, और अपनी जो क्षमता उससे ज्यादा अपराधी रखे जा रहे हैं। हमारे जिले में तो कारागार भी नहीं है। दूसरी चीज, जेल में बीते दिनों जो जेल से ऑपरेट कर रहे थे अपराधी, बहुत जब छापा मारा गया तो मोबाइल वगैरह सब बरामद हुई। तो क्या जेलों में ऐसी व्यवस्था हो, सभी जेलों में जैमर लगा दिए जाए या कुछ? देखिए, जैमर की व्यवस्था और वो सब ठीक है, लेकिन जेल में भी जो दुर्दांत अपराधी बंद हैं उनको भी हमने अपने स्तर से सख्त मैसेज दे दिया है कि अब पहले जैसा माहौल नहीं है, और अगर जेल में रह के कोई सोच रहा है कि वो अपराध कर लेगा और बचा रहेगा, तो वो उसकी गलतफहमी है, और वो गलतफहमी फिर हम दूर करें। सर साइबर क्राइम और जमीन के मामलों के क्राइम सर खासकर तराई इलाकों में काफी फ्रॉड काफी चल रहा है, इसको लेकर सर क्या पुलिस? देखिए, मैं अगेन इसमें छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा पिछले 3 साल का अनुभव। हमारे प्रदेश में लगभग हर साल 15,000 IPC क्राइम होता है, ठीक है, और पिछले साल का आंकड़ा बता दूं, लगभग 15,000 ही साइबर क्राइम की रिपोर्टेड कंप्लेंट्स थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी साइबर क्राइम जो है वो रियल वर्ल्ड के अपराध जितना बड़ा, सिर्फ संख्या के आधार पर, ये तो हो गई संख्या। और अगर आप प्रॉपर्टी का देखेंगे तो जो रियल वर्ल्ड में लूट और चोरी और डकैती में प्रॉपर्टी जाती है या धोखाधड़ी में प्रॉपर्टी जाती है, उसका कई गुना साइबर क्राइम में जाती है। एक घटना में ही करोड़ों रुपए एकदम से गायब हो जाते हैं। आपने देखा NH वाला में
तो ये मतलब निश्चित रूप से इतनी तेजी से बढ़ा है स्मार्टफोन और उसकी वजह से, तो ओवरनाइट हम अपने मतलब हम लोग इसके लिए मतलब हमारी तैयारी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हम लोग एक तो यही प्रयास कर रहे हैं कि अब अभी तो पहले दोनों रेंजेस में एक एक साइबर थाना खुला था जो STF के अधीन। अब हमारा एक तो प्रयास रहेगा कि हर जनपद में जो थाने सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है साइबर क्राइम से, पहले तो उनमें हम प्रायोरिटी में साइबर क्राइम डेस्क, तो जब वो हर थाने में खुल जाएगा तो ये जो है कि भाई अभी आप STF से या रेंज में एक थाने से क्या होगा, मान लीजिए जो पिथौरागढ़ में आदमी बैठा है वो हल्द्वानी आके, खैर सारा उसमें ज़्यादातर संवाद ऑनलाइन ही होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए टेंशन की बात। तो हमारा एक तो ये है कि साइबर क्राइम से डील करने के लिए अब जनपद स्तर ही नहीं थाने स्तर पर हम फैसिलिटीज क्रिएट करने जा रहे हैं। अगले 3-4 महीने में मेरी उम्मीद है ये चालू हो जाएगा। साइबर क्राइम में एक बड़ी समस्या ये आती है कि अभी जो IT एक्ट है उसमें सिर्फ इंस्पेक्टर्स को विवेचना का अधिकार है, तो अब हम ये देख रहे हैं विधिक राय लेके कि किस तरह से साइबर क्राइम के केसेस को नॉर्मल IPC में ही दर्ज करें, क्योंकि चोरी तो चोरी है, उसको IT एक्ट में दर्ज करो, चाहे जो नया न्याय संहिता है उसमें दर्ज करिए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारा यही कोशिश है कि साइबर क्राइम का जो नया ये, अच्छा दिक्कत क्या है, साइबर क्राइम तो चलिए आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लूट डकैती और वाहन चोरी या नकबजनी बिल्कुल खत्म हो गया। पुलिस के लिए समस्या यह है कि नई नई चुनौतियां आ रही है, लेकिन पुरानी चुनौतियां कम नहीं हो रही। तो हमें दोनों चीज़ों को दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है, लेकिन हम इसको करेंगे। और सबसे बड़ी इसमें जो चीज़ है, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारे पास मौजूदा जो सैक्शन जैसे 28,000 की मेरी फोर्स है, 24,000 के करीब अभी उपलब्ध। तो हमारा प्रयास ये है कि अगले 2-2.5 साल में सारी रिक्तियाँ ये भर दी जाए। दूसरी हम एक और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में हमारे थाने चौकियों का नियंत्रण है, वो आप लोगों को आश्चर्य होगा, वो 1960 के मानकों पे बना हुआ है, और 1960 के बाद से अभी तक मतलब हमारे जब मानक ही सठिया रहे हैं, तो मतलब क्या हम अच्छी पुलिसिंग दे पाएंगे। मतलब मैं इसको उस तरह से कह रहा हूँ, बट ये चिंता का विषय है, और हम अपने मानकों को भी अपडेट कर रहे हैं। और अगले 4-6 महीने में हम उसमें भी हम कैटेगराइजेशन करने जा रहे हैं कि मैदानी क्षेत्रों के नगरीय थाने, मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण थाने, और पर्वतीय क्षेत्रों के जो कस्बों में जो थाने हैं, जैसे मतलब अलग अलग जगह द्वाराहाट में या श्रीनगर का है या कर्णप्रयाग का है, तो ये 3 अलग अलग टाइप के थानों के हम 3 अलग अलग मानक बनाएंगे, और उन मानकों के आधार पर सरकार से कहेंगे कि अब हमारा नियंत्रण इन मानकों के हिसाब से आप रिवाइज करें। तो उम्मीद करता हूं कि जो अभी 28,000 की फोर्स है, बढ़ के अगर एक साथ हम चाहेंगे कि ये कम से हमारे हिसाब से कम 40,000 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलिए 40,000 ना भी हो, अगर 35,000 की मतलब 6-7,000 की भी इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, और जो फिर अगले 4-5 साल में इसको पूरा कर सके, तो मैं समझता हूँ ये एक लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। आप मतलब इस प्रदेश को बेहतर पुलिसिंग सेवा देंगे, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी से ऐसे CCTV लगा के, ड्रोन लगा के या इस तरह से हम, ठीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी, लेकिन अल्टीमेटली हम पुलिस जो है वो हमारे प्रदेश की आबादी के हिसाब से पुलिस होनी चाहिए। अच्छा, हमारे प्रदेश में समस्या ये है, 1.25 करोड़ की आबादी है और 7 करोड़ की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। हर साल आप जो तीर्थयात्री और टूरिस्ट आते हैं, तो उसका भी तो इसमें ऐड होना चाहिए ना। ये लोड जो है, ट्रैफिक का जो लोड देखिए है ना, मतलब वो ज्यादा बढ़ जाता है उसका। तो ये सबको देखते हुए मतलब मेरा अपने कार्यकाल में यही प्रयास रहेगा कि इन बुनियादी चीजों पे ध्यान दिया जाए। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मतलब ये बात रेज की भाई जवानों की लिविंग कंडीशन और वर्किंग कंडीशंस के लिए क्या करें, तो ये टॉप प्रायोरिटी है CM साहब के लिए भी और मेरे लिए। कुछ नए थानों का और चौकियों का भी प्रस्ताव? जी लगा। देखिए, एक तो आपको पता है लास्ट ईयर जब अंकिता भंडारी वाला केस हुआ था, तो उसके तुरंत बाद हमारे हाईकोर्ट वगैरह ने भी ऑर्डर किया था, सरकार ने भी फिर निर्णय लिया था कि सारे राजस्व क्षेत्रों के उसमें नए थाने चौकी खोली जाए। तो एक तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में जो आबादी में बढ़ोतरी हुई, अब जैसे उदाहरण के तौर पे हल्द्वानी का ही ले लीजिए। अब हल्द्वानी का जो जितना फैल गया है क्षेत्र, लगभग 8-9 लाख की आबादी वहाँ पर आ गई है। मतलब सेंसस तो नहीं हुआ है, बाकी तो एग्जैक्टली सेंसस,
लेकिन हमारा अरमान तो जब 8 लाख की आबादी आ गई है तो वहाँ कम से कम 6 थाने तो होने चाहिए, 6 से 7 थाने। 1 लाख पे मतलब हमारे भी कम से कम, और जहाँ पे विषम परिस्थितियाँ वहाँ मेरा मानना है 50,000 पे भी थाना होना चाहिए, छोटा थाना हो, लेकिन क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों भी देखी जाती है, सिर्फ आबादी नहीं देखी जाती। तो हल्द्वानी क्षेत्र में आपके यहाँ पे भी यहाँ सिडकुल में मेरे ख्याल से अभी थाना नहीं बनाया, चौकी। तो ये कई सारी जो हमारी चौकियाँ थी, पहले भी आपने देखा जब हम लोग पहले थे, सिन्हा साहब थे या उसके बाद हम लोग थे, तो उस समय भी कई चौकियों के थाने बने। तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, और जहाँ जहाँ मतलब आवश्यकता महसूस की जाएगी, खासतौर से जहाँ इंडस्ट्री है, लेबर है, जहाँ एकदम से कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि हमें नए थाने चौकी खोलने होंगे। और इसका अभी माननीय विधायक जी से भी बात हो रही थी, तो हमने उनसे भी अनुरोध किया है, तो वो भी अपनी तरफ से एक आग्रह देंगे शासन को, और जल्दी हम इस पर। सर, अगर हमारे जनपद की बात करें तो कुछ एसओ के थाने हैं, 2 स्टार के थाने हैं, वहाँ इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल? देखिए, मेरा मानना यह है कि मेरा इसको थोड़ा सा, जितने बड़े प्रदेश हैं ज्यादातर, अब वहाँ पे एसओ और इंस्पेक्टर के थाने का वो नहीं रखा गया है। पहले कोतवाली में ही सर इंस्पेक्टर हाँ, नहीं, अब हमारा प्रयास ये है कि सभी थाने इवेंचुअली, खास तौर से जहाँ पे थोड़े बहुत पर्वतीय क्षेत्र के थाने छोड़ के सभी जगह इंस्पेक्टर ही रहे। एक तो क्या है, उससे प्रमोशन, मतलब इंस्पेक्टर के पद ज्यादा होंगे तो सब इंस्पेक्टर्स का प्रमोशन और तेजी से होगा, और उन इंस्पेक्टर्स के थाने में एसएसआई के रूप में या एडिशनल एसएचओ के रूप में सब इंस्पेक्टर्स काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ वो बेहतर व्यवस्था होगी। मतलब कोतवाल जो होता है, मैं समझता हूँ इंस्पेक्टर जो है थोड़ा ज्यादा अनुभवी भी होता है, थोड़ा व्यवहार कुशल भी ज्यादा होता है। तो हमारा तो ये रहेगा कि भाई इवेंचुअली अधिकांश थाने जो है इंस्पेक्टर के थाने। कहीं सर ऐसा भी हुआ कि थानाध्यक्ष था और वो बाद में जो है इंस्पेक्टर के उसमें जो है, देखिए वो इंडिविजुअल केस हो सकता है जिले में, और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की अवेलेबिलिटी पे हो सकता है जिले के कप्तान ने अपने विवेक पे ये निर्णय लिया। तो उसको मैं ये कहूँ कि नहीं, वो मतलब हर हाल में गलत है, ऐसा नहीं, परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, कहीं ना कहीं फिर आपसी मतभेद तो सर नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा कोई वैसे उदाहरण आएगा, कहीं जनता की शिकायत आएगी या फोर्स से कहीं शिकायत आएगी, तो निश्चित रूप से हम उसका संज्ञान लेंगे। साइबर को लेकर आपने काफी कुछ बोला है, अभी जनसंवाद में मैं देख रहा था कि साइबर क्राइम में तो अलग अलग चीजें आ रही है। एक तो वो है पढ़ा लिखा वर्ग है, वो भी उसका शिकार हो रहा है, लेकिन जो ज्यादातर है ना, जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, हम लोग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ज्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरीके पर सीमित रह जाते हैं। पुलिस अपने तरफ से प्रयास करती है, तो इसमें तो जो और माध्यम है, जैसे कि बोली भाषा का भी इसमें बड़ा हुआ है। जैसे पहाड़ के लोग हैं, गाँव के लोग जो पहला है, और में कोई आदमी है उसके नाम पे या फिर कोई बाहर है, तो बोली भाषा की स्थिति में पुलिस जो है कुछ ऐसे माध्यमों का यूज करे, जैसे चाहे रेडियो हो, चाहे रेडियो तो खैर उतना पवन नहीं रहा, कि वहाँ की स्थानीय बोली भाषा में जो है। देखिए, सबसे अच्छा तो उसमें यही है कि उसी स्मार्टफोन पे हम लगातार मैसेजेस भेजते रहे, लेकिन वही है कि पब्लिक का मतलब इसमें यही देखने को आया कि ऐसे जो हम संदेश भेजते भी हैं बल्क एसएमएस के आधार पे या उस तरह से, इन पे बहुत ज्यादा मतलब कितना पब्लिक उनका कॉन्फिडेंस दे रही है, दिक्कत की बात है। सर ये बात सही है। सर, कुमाऊं वासियों के लिए जाते जाते क्या कुमाऊं वासियों के लिए क्षेत्र देश की शान है, और मतलब हर तरह से पुराने समय से बढ़ रहा है, अरे एक सेकंड, अब जिसने लाइव चला दिया वो थोड़ा सा रोक देता तो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड तो हट जाओ, सही बात है। अरे ये रखना हम भी रिकॉर्ड कर लेते। अरे यार, ये तो हमें लग रहा है हम ही नहीं रिकॉर्ड